नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अर्थ के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है आपके फर्स्ट ग्रेड साइंस के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जनरल साइंस वाला पार्ट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम एटम एंड मोलिक्यूल्स वाला टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के अंतर्गत ही। कल की क्लास में हम बात कर चुके थे कि भाई डाल्टन ने हमें क्या क्या बताया था। तो डाल्टन के जो सिद्धांत था उसको नाम दिया गया था, डाल्टनिज्म के नाम से उसको जाना गया, या उसको हम परमाणुवाद भी कह देते हैं या फिर उसको परमाणु सिद्धांत भी कह दिया जाता है। उससे आगे की चर्चा हम करते हैं कि भाई क्या क्या था। तो अब देखिए, डाल्टन से पहले जो परिभाषाएं आई थी कि भाई किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जो कि कैसा होता है, अविभाज्य होता है। डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत था वो भी यही बात कहता है, लेकिन उसके अनुसार हमने देखा कि कुछ चीजें क्या हो गई थी, गलत हो गए थे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु जो थे वो क्या हो गए, गलत। अब क्या हो गई, तो उसकी आधुनिक परिभाषा। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके, कि परमाणु जो होता है उस परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या है, इसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू भैया, RES 2026। चलिए इस पे चलते हैं हम कि आधुनिक परिभाषा क्या होती है। आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं, और आधुनिक परिभाषा हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ आधुनिक परिभाषा की बात होगी दोनों की, क्योंकि परमाणु जो होता है उस परमाणु से बनते हैं अणु। अणुओं के बारे में कल हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब हम परमाणु किसको कहते हैं, तो अब परमाणु किसको कहा जाता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट पार्टिसिपेट या कैन बी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। तो अब जब दोस्तों हमारे पास परमाणु की परिभाषा बदल जाती है, तो हमारे पास अणु जो पाया जाता था उस अणु की भी परिभाषा बदल जाएगी। और अगर हम वर्तमान में अणु की परिभाषा की बात करें तो अणु की परिभाषा क्या होती है, तो चलते हैं, अणु का मतलब मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल इसके विपरीत होती है। और वो क्या है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों अणु।
तो दो अलग अलग डेफिनेशन है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अणु। और पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमने बात की थी, ना तो परमाणु बनता है, परमाणु का निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान रखना, परमाणु का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, और ना ही परमाणु क्या होता है, ना ही परमाणु क्या होता है, ना ही परमाणु नष्ट होता है। सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ परमाणु जो होते हैं उनका क्या होता है, सिर्फ परमाणुओं का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनः व्यवस्था होती है। सिर्फ क्या होते हैं, पुनः क्या होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, उनके रीअरेंजमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं किसी भी रिएक्शन की, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई H2 प्लस NaCl या NaCl प्लस पोटेशियम की क्रिया करा देते हैं हम, NaCl प्लस K, इसकी हमने क्रिया करा दी। अब देखो NaCl क्या है, NaCl है हमारे पास एक यौगिक, और पोटेशियम जो हमने लिया है ये एक धातु होती है, और धातु के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास एटम। अब क्या होगा, ये जो एक कंपाउंड है इसमें से एक यौगिक जो है, इसमें से परमाणु जो है वो क्या होंगे, वापस से रीअरेंजमेंट होगा उनका। और होता क्या है यहाँ पर कि पोटेशियम जो है वो सोडियम को प्रतिस्थापित कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है वहां से, और उसके स्थान पर खुद चला जाता है, तो बन जाता है KCl प्लस Na। तो यहाँ का रीअरेंजमेंट किसका हुआ, पोटेशियम और सोडियम जो है इनके यहाँ पर क्या हो गए, रीअरेंजमेंट हो गए। क्या हो गए, ये पुनः व्यवस्थित हो गए, एक से दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से पहले में आ जाते हैं। ये होता है हमारे पास परमाणु के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई परमाणु को जब हमने विभाजित किया तो परमाणु को हमने कितने भागों में विभाजित किया है। तो परमाणु को हमने सामान्यतः अगर हम देखें तो आपको पढ़ने को मिलता है कि परमाणु जो है उसके हमने 3 भाग बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तीनों ही परमाणु के कौन से कण होते हैं, अपरमाणविक कण होते हैं, ये अनएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये परमाणु। तो परमाणु को जब हमने विभाजित किया है तो कैसे किया है, परमाणु को जब हमने विभाजित किया है तो एक हमारे पास क्या मिले हैं, परमाणविक कण मिले हैं। कौन से, अपरमाणविक कण, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनएटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं हम इसको। ये परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं। कई जगह आप पढ़ लेते हो कि परमाणु के मूलभूत जो कण होते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ये परमाणु के नहीं होते हैं, ये परमाणु के कौन से होते हैं, अपरमाणविक कण होते हैं, अनएटॉमिक पार्टिकल के नाम से जिसको जानते हैं। कितने हैं ये दोस्तों, ये हैं हमारे पास 3। अगर हम इनकी चर्चा करें तो अपरमाणविक जो कण है ये हमारे पास कितने होते हैं, अपरमाणविक कण है हमारे पास 3। कौन कौन से हैं 3, जिनमें से एक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है प्रोटॉन, जिसे P से लिखते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको नाम दिया जाता है प्रोटॉन। और तीसरे जो होते हैं हमारे पास, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें कहा जाता है, N से लिखते हैं और उनका नाम होता है न्यूट्रॉन। उनका नाम क्या है, उनका नाम होता है न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु के होते हैं कितने, 3 अनएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु के 3 क्या है, ये अपरमाणविक कण कहलाते हैं। क्या क्या है इनके बारे में, किसने इनकी खोज की थी, किस तरीके से ये पाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं, इसकी अगर हम बात अब करने वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर है, इसके जो खोज करता है वो कौन होता है दोस्तों, इसके खोजकर्ता माने जाते हैं जे थॉमसन जो है, उनको इसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है,
किसको माना गया है? जे थॉमसन को इसका खोजकर्ता माना गया। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इनके खोजकर्ता किसको माना गया है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता माना गया है गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता होते हैं गोल्डस्टीन। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इनके खोजकर्ता कौन होते हैं? इनकी खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। इनकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें करते हैं। ये किस प्रकार के कण होते हैं? अगर आवेश की बात करूं, मैं चार्ज की बात करूं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज पाया जाता है? तो इनके ऊपर जो आवेश होता है, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। ये ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, ये कौन से चार्ज के होते हैं? इनके ऊपर चार्ज की बात करूं तो ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। और ये कैसे होते हैं? तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनका चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल चार्ज वाले होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। एक बात ये देखना कि भाई इनकी खोज कहाँ से हुई थी। तो खोज के स्थान की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, हमारी कैथोड किरणें होती हैं। क्या होती हैं? कैथोड किरणें, कैथोड रे जो होती हैं, उन कैथोड किरणों से इसकी खोज हुई थी। अब ये थोड़ा सा समझना, कैथोड को बताता हूं। अभी इसकी खोज कहां से हुई थी? इनकी खोज हुई थी एनोड से। एनोड किरणों को हम कैनाल किरणें भी कहते हैं, और ये कैनाल जो किरणें होती हैं इनको आप धन किरणें भी बोल सकते हो। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको धन किरणों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कैथोड और एनोड? देखो आपने सुना होगा विद्युत की जब हम बात करते हैं, तो विद्युत की जब बात करते हैं तो विद्युत को फ्लो करने के लिए हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के अपने पास वो होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज, जिसको अपन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जो होता है उसको हम एनोड बोल देते हैं या धनाग्र कह दिया जाता है, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कैथोड बोल दिया जाता है, या उसको ऋणाग्र बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो हमने क्या किया था? हमने एक नलिका ली थी जिसको अपन आप विसर्जन नलिका के नाम से जान सकते हो, और उस विसर्जन नलिका में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी तो वहां कैथोड से कुछ किरणें ऐसी थी जो निकलकर किस तरफ गति कर रही थी? एनोड की तरफ गति कर रही थी। उन किरणों को हमने नाम दिया एनोड किरणें। और जब एनोड किरणों पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि एनोड किरणों के अंतर्गत कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, मतलब ऋण आवेशित कण जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इन्हीं ऋण आवेशित कणों को बाद में क्या नाम दिया गया? इन्हीं ऋण आवेशित कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि खोज कहाँ से हुई थी, तो हमारे खोज का जो स्थान होता है वो होता है कैथोड किरणें। और कैथोड किरणों के डिस्कवरर कौन थे? तो कैथोड किरणों के खोजकर्ता जो थे उनका नाम होता है विलियम क्रोक्स। इन कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज की थी विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट। इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी विलियम क्रुक्स नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। विलियम क्रुक्स ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। आगे अगर मैं बात करूं कि और देखिए, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो विलियम क्रुक्स के बाद इन कैथोड किरणों के ऊपर जो रिसर्च कर रहा था वो कौन था? तो कैथोड किरणों के ऊपर रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम कौन था? जे थॉमसन। तो कैथोड किरणों के ऊपर रिसर्च कौन कर रहा था? जे थॉमसन कर रहा था। तो जब जे थॉमसन इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में पता चला कि इन किरणों के अंतर्गत कुछ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके खोजकर्ता कौन थे?
तो इन किरणों में कौन से कण मिले? इन किरणों में मिले ऋण आवेशित कण, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इन किरणों में क्या मिले? ऋण आवेशित कण मिले इन किरणों में। और इन ऋणावेशित कणों की खोज किसने की थी? जो हमने लिख रखा है। इनकी खोज किसने की थी? तो इनके खोज करने वाले थे थॉमसन। लेकिन थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। इन ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन नामकरण किसी और व्यक्ति ने किया था। तो इनका इलेक्ट्रॉन नामकरण किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था J.S. स्टोर्नी। तो हमारे पास यहां जो सवाल बनते हैं ना, वो कई प्रकार के हो गए। कई प्रकार के सवाल क्या हो गए कि भाई हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किसको माना जाता है, तो खोजकर्ता माना जाता है J.J. थॉमसन को। खोजकर्ता J.J. थॉमसन को क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकी खोज हुई थी कैथोड किरणों से, कैथोड रे से इनकी खोज हुई थी, जिसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे विलियम क्रोक्स। और जब थॉमसन इन कैथोड रे को क्या कर रहा था, इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसको रिसर्च में ये बात पता चली कि कैथोड रे जो होती है इनके अंतर्गत नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो थे इनको बाद में नाम दिया गया, और नाम देने वाले कौन थे? तो J.S. स्टोर्नी नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, अब इनके ऊपर बात करते हैं कि भाई इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनके ऊपर आवेश या इनका द्रव्यमान क्या होता है। इन चीजों की बात अगर हम करने वाले हैं तो कैसे कर सकते हैं कि किस किस ने की थी? राहुल भाई बिल्कुल आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस काम को करने के लिए। ये छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इन कणों के ऊपर कितना आवेश होता है, कितना द्रव्यमान होता है। तो आवेश और द्रव्यमान जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। आवेश और द्रव्यमान की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 क्या होता है? कुलाम। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सी का मतलब आप ध्यान रखना, सी को हम क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है कुलाम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कुलाम के नाम से हम इसको जानते हैं। और इनका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास। अगर मास की अगर हम बात करें तो इनका मास कितना होता है? इनका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और 31 क्या है दोस्तों? ये है किलोग्राम। 31 क्या है? 31 जो होता है 31 है ग्राम, किलोग्राम नहीं, 31 ग्राम, 10 की पावर 3। ये करेंगे इसको हम 1000 से क्या करेंगे? गुणा। ये किलोग्राम था और 1000 से हम इसको क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि किलोग्राम है, ग्राम में बदलना है। थोड़ा सा उल्टा बोल गया मैं, ग्राम नहीं था, ये किलोग्राम था जिसको ग्राम में बदलना है। तो अब क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। अब देखिए जब बेस समान होते हैं तो घात जो होती है वो या तो जुड़ जाती है या घट जाती है। कैसे फर्क पड़ेगा? अगर दोनों घातों के भी चिन्ह समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और घातों के चिन्ह अगर अपोजिट होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं, सबस्ट्रेट हो जाता है उनका। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर 31 में से 3 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा 28। ठीक है, क्या बच गया? ये ग्राम, ये बच गया ग्राम। तो हमें जब दिया गया, जब हमें बताया गया तो ये किस में बताया गया था? ये हमें ग्राम में बताया गया था। यहां ये हमें ग्राम में बताया गया था। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी हम किस में नापते हैं? अभी हम नापते हैं किलोग्राम में, क्योंकि आजकल मैंने कहा कौन सा सिस्टम चलता है? SI सिस्टम चलता है। ठीक है, और पहले कौन सा चलता था? या तो CGS चलता था, या MKS चलता था, या फिर FPS चलता था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये द्रव्यमान जो है इसका निर्धारण जो है वो कैसे किया गया? तो द्रव्यमान हमने कहां से ज्ञात किया? द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलीकेन, और उन मिलीकेन की होती है एक तेल बिंदु विधि। कौन सी विधि? तेल बिंदु विधि। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनके द्रव्यमान का निर्धारण कहां से किया जाता है, तो द्रव्यमान निर्धारण जो किया जाता है वो कौन से साइंटिस्ट से? ध्यान रखना, द्रव्यमान निर्धारण किया जाता है मिलीकेन की तेल बिंदु विधि के द्वारा।
मिलीकेन की तेल बिंदु विधि, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है अपना, उस पैटर्न के हिसाब से हमें कोई भी चीज जो है वो छोड़ के नहीं चलनी है। क्योंकि अभी जो एग्जामिनर या पेपर सेटर जो होते हैं वो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीजों को लेकर क्या कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। इसलिए आपको हर तरीके से हर चीज को क्या करना है, याद रखना है। ये तो बात हुई हमारी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऐसी सेम बातें हम किसके बारे में करते हैं, प्रोटॉन के बारे में, जिसके खोजकर्ता कौन हो गए, तो खोजकर्ता हो गए गोल्डस्टीन। यहां पर 3 सवाल हैं इलेक्ट्रॉन में। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता है जे थॉमसन। कहां से खोज हुई थी, कैथोड किरणों से। जिसके खोजकर्ता कौन है, विलियम क्रुक्स। ऋणावेशित कणों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। उनको नाम किसने दिया था, तो नाम देने वाला था जेएस स्टोर ने। यहां पर अगर हम बात करें प्रोटॉन के अंतर्गत, तो यहां क्या होता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां क्या होता है, देखिए कौन सी किरणों से खोज हुई इनकी, एनोड या कैथोड किरणों से, एनोड या कैनाल किरणें से। कैथोड नहीं है, एनोड या कैनाल किरणों से। और इनकी खोज भी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। तो यहां पर एक ही साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके ऊपर क्या चार्ज होता है। तो इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या होता है, कुलाम होता है। यानी कि इसका भी चार्ज जो है वो कुलाम में ही है। चार्ज किसी का भी हम लिखेंगे तो वो किस में लिखा जाएगा, कुलाम में। क्योंकि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। अब देखिए कि यार वैल्यू की अगर बात करें सर, तो इसकी वैल्यू भी सेम है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और अगर हम बात करें इसकी वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी भी वैल्यू क्या है, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप कहो कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो माइनस में होता है। जबकि अगर हम बात करें किसके चार्ज की, अगर हम बात करें प्रोटॉन के चार्ज की, तो प्रोटॉन का चार्ज किस में होता है, प्लस में होता है। प्रोटॉन का चार्ज किस में होता है, प्लस के अंतर्गत होता है। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं इनके ऊपर पाए जाने वाले द्रव्यमान की, कि भाई इनका मास क्या होता है। तो इनका मास क्या होता है, 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, जो कि आज के हिसाब से है। क्योंकि आजकल हम ऐसा ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको काम में लेते हैं, तो उसके अनुसार मास को किस में लिखा जाता है, किलोग्राम में। तो आज के अनुसार देखें तो क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 27। लेकिन जब ये दिया गया था तब हमें ये ग्राम में दिया था। और ग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि किलोग्राम में अगर दे रखा है और ग्राम में बदलना है, तो हम उस चीज को 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर हमें मान लो ग्राम में दे रखा है और किलोग्राम हमें बनाना है, तो उसे हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 24 क्या हो जाता है, ग्राम। तो ये हमारे उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में जब ये हमें दिया गया था। ये होती है हमारे लिए किसकी बातें, प्रोटॉन की बातें। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर चलते हैं, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता लिखे हुए हैं जेम्स चैडविक, जिसके अंतर्गत न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके आवेश, उनके चार्ज की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर चार्ज कितना मिलता है, इनके ऊपर जो आवेश पाया जाता है वो कितना होता है, तो आवेश होता है 0। आवेश क्या है इनका, 0। और इनके अगर मास की बात करें तो इनका मास क्या होता है, इनके अगर हम मास की बात करते हैं तो इनका मास होता है 1.6742। या फिर थोड़ा सा डिफरेंस आप यहां पे भी कर सकते हो, इसका लिख सकते हो 1.672, यहां पे 2 लिख सकते हो। और यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप कर सकते हो 1.674। और 674 के साथ क्या आ जाएगा, सेम 10 की पावर माइनस 27 क्या होता है, किलोग्राम। और ग्राम में पूछेगा तो सेम हो जाएगा 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 24 क्या हो जाएगा, ग्राम।
अब अगर इन तीनों के मास को आप कंपेयर करते हो तो इसका मास कितना है, देखो इसका मास ग्राम में हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है, मास ग्राम में कितना आ रहा है इतना, और किलोग्राम में कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास हमारे पास ग्राम और किलोग्राम में ये आ रहा है। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अगर आप इसको देखते हो, ये ऊपर लिख दिया है मैंने, इसको तो मल्टीप्लाई किया था। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई परमाणु का सबसे भारी, भारी का मतलब हैवी, यहाँ पे भारी का मतलब एक्सटर्नल नहीं है जो बाहर की तरफ होता है, भारी का मतलब यहाँ वेट से लिया गया है। तो परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होता है? ये सारी बातें किसके लिए है? ये सारी बातें थी हमारी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगला सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होता है? परमाणु का सबसे भारी कण, सबसे भारी कण का मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होता है। परमाणु का सबसे भारी कण कौन है? तो परमाणु का सबसे भारी कण होता है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। क्यों होता है? आप तीनों के मास को कंपेयर करके देख लो। इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास क्या है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 क्या है? किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना है? प्रोटॉन का है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम। और अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन का कितना है? तो न्यूट्रॉन का है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम। अब आप यहां पे देखिए, जिसके अंतर्गत माइनस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम होगा। तो यहां पर माइनस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए ये तो सबसे कम हो गया, ये हो गया न्यूनतम। और अगर हम इन दोनों में बात करें तो इन दोनों के अंतर्गत -28 और -28 क्या हो गया? क्रॉस हो गया, दोनों में इक्वल पाया गया है। बाकी बचा क्या अपने पास? 1.672 बचा और 1.674 बचा। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा हुआ न्यूट्रॉन का। तो परमाणु का अगर सबसे भारी कण पूछा जाए तो कौन होता है? परमाणु का सबसे भारी कण होता है कौन हमारे पास? न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का सबसे भारी कण होता है। अब आते हैं, इन तीन के अलावा परमाणु में कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते थे, कुछ और भी कण जो थे वो परमाणु में क्या होते हैं? उपस्थित। उनकी बात करें तो परमाणु में अन्य कण कौन कौन से पाए जाते हैं? परमाणु में अदर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो अन्य में कणों की अगर बात करूं जो परमाणु में पाए जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये 4 होते हैं। आप क्या कह सकते हो? ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? पॉजिट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रॉन और एक होते हैं जिसको आप नाम न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं न्यूट्रिनो, और एक होते हैं जिसको कहा जाता है एंटी प्रोटॉन। अपने पास 4 जो होते हैं ये अदर्स पार्टिकल्स होते हैं। इनकी भी बात कर लेते हैं, चलिए। इनकी भी बात हम करें तो सबसे पहले अदर पार्टिकल्स में जो हमारे पास आता है वो कौन होता है? अदर पार्टिकल में सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वो होता है हमारे पास पॉजिट्रॉन। कौन है? पॉजिट्रॉन। दूसरा जो हमारे पास मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मेसोन। इसे किस नाम से जानते हैं? इसको मेसोन कहा जाता है, ठीक है, मेसोन। तीसरा जो होता है वो कौन होता है हमारे पास? तीसरा जो होता है उसका नाम होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। और चौथा जो हमारे पास होता है उसका मैं नाम बता रहा हूं आपको, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी प्रोटॉन। उसे क्या कहा जाता है? एंटी प्रोटॉन के नाम से हम उसको जानते हैं। अब इन सब को ये नाम क्यों दिए गए हैं ये आपकी पता चलेगा अभी। अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन, तो इसके खोजकर्ता कौन होते हैं? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता होते हैं CD एंडरसन। खोजकर्ता कौन है इनके? मैं यहां पे साथ साथ लिख देता हूं कि इसके खोजकर्ता कौन है। खोज किसने की थी वो सबके लिए आ जाएगी। इसके खोजकर्ता होते हैं CD एंडरसन।
CD एंडरसन जो होते हैं इनका पूरा नाम होता है कार्ल डेविड एंडरसन। बाकी आपको एग्जाम के लिए केवल क्या याद रखने की जरूरत है, केवल आपको एंडरसन याद रखने की आवश्यकता है कि भाई पॉजिट्रॉन जो है उनके खोजकर्ता कौन है। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं दोस्तों CD एंडरसन। इसके बाद हम बात करें कि भाई मेसोन के खोजकर्ता कौन है, तो मेसोन के खोजकर्ता में 3 साइंटिस्टों के नाम आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इनमें लीडरशिप जो थी वो एक ही व्यक्ति थी जिसका नाम होता है हाइडेकी युकावा। तो अगर कई बार परीक्षा में सवाल दे देता है कि भाई मेसोन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको तीनों ही व्यक्ति याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में केवल एक ही आए जो मैं 3 लिखवा रहा हूं उनमें से, तो फिर खोजकर्ता जो ऑप्शन में तीनों में से आएगा उसको मान लिया जाएगा। मेनली यहां खोजकर्ता यानी कि लीडरशिप जिसकी थी उसको खोजकर्ता माना जाता है। तो यहां लीडरशिप किसकी थी, हाइडेकी युकावा नाम का जो साइंटिस्ट था उसकी क्या थी, यहां पे लीडरशिप थी। तो मेसोन की अगर हम बात करें तो इसके खोजकर्ता में 3 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन आते हैं, हाइडेकी युकावा, एक व्यक्ति है यहां पे हाइडेकी युकावा। एक जो व्यक्ति यहां पे आता है वो है ही हमारे पास एंडरसन, जो मैंने लिख रखा है कार्ल डेविड एंडरसन जिसका नाम होता है। और एक व्यक्ति यहां पे जो खोजकर्ता में शामिल होता है वो होता है सेसिल पोवेल। वो कौन है, वो होता है सेसिल पोवेल। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्हें मेसोन के खोजकर्ता माना जाता है। पर मैंने आपको कहा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, हाइडेकी युकावा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडरशिप किसकी थी, हाइडेकी युकावा की लीडरशिप में ये काम हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूट्रिनो इसके खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता में भी 2 व्यक्ति आते हैं। एक आता है वोल्फगैंग पाउली, एक कौन आता है, वोल्फगैंग पाउली। आगे चलकर पाउली का नियम जो होता है, पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन थ्योरी ऑफ पाउलीज, वो भी हम पढ़ेंगे। और एक व्यक्ति इसमें आता है एनारिको फर्मी। जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है, एनारिको फर्मी जो है वो इनका दूसरा व्यक्ति है। अब ये एनारिको फर्मी में अगर आ जाए मान लो सवाल तो हम आंसर भी दे सकते हैं। एनारिको फर्मी वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था इस दुनिया के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछा जाता है परमाणु भट्टी जो होती है इनके खोजकर्ता कौन है, तो परमाणु भट्टी के खोजकर्ता कौन है, एनारिको फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होती है इसके खोजकर्ता कौन है, एनारिको फर्मी होती है। अब हम बात करते हैं इनके आवेश और द्रव्यमान की बात करते हैं। तो अगर आवेश और द्रव्यमान की हम बात करें तो पॉजिट्रॉन जो होता है इनका आवेश और द्रव्यमान जो होता है वो किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान। लेकिन आवेश की बात करें कि चार्ज किस तरीके का होता है, तो इनका चार्ज होता है धनावेशित। कहने को ये धनावेशित पार्टिकल्स हैं, पर इनका चार्ज और इनका मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसलिए इनको एक और भी नाम दे दिया जाता है, क्या कह देते हैं इनको, एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ध्यान रखना इनका जो आवेश होता है यानी कि चार्ज में कैसे होते हैं ये, तो इनका जो आवेश होता है चार्ज वो होता है धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिट्रॉन जो है। कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। लेकिन आवेश व द्रव्यमान की वैल्यू जो होती है, आवेश व द्रव्यमान की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, आवेश व द्रव्यमान का मान जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के समान। वो किसके समान होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसीलिए इनका एक निकनेम हो जाता है, क्या कह देते हैं इनका निकनेम, तो इनका निकनेम हो जाता है एंटी इलेक्ट्रॉन। इनका निकनेम क्या है, इनका निकनेम हो गया एंटी इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान देना एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी का मतलब विपरीत और इलेक्ट्रॉन के विपरीत। इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्यों है, क्योंकि वैल्यू जरूर किसके समान है, इलेक्ट्रॉन के समान, लेकिन वास्तव में चार्ज कैसा है, तो चार्ज है इनका कैसा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, एंटी इलेक्ट्रॉन कहा गया। आगे वाले की अगर हम बात करें
तो एंटी प्रोटॉन पे चलते हैं जो बिल्कुल इसके जैसा ही होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? एंटी प्रोटॉन जो है इसके खोजकर्ता होते हैं सेंग्रे। सेंग्रे नाम के साइंटिस्ट थे जो क्या होते हैं, इनके खोजकर्ता होते हैं। और इसको एंटी प्रोटॉन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अगर हम बात करें तो कैसे पार्टिकल्स हैं ये? ऋणावेशित पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ये। कैसे कण होते हैं ये? ऋण आवेशित कण होते हैं। और ये जो ऋणावेशित कण है इनकी अगर बात करें तो वैल्यू कितनी होती है? तो इसका आवेश और इसका मान, आवेश व द्रव्यमान जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आवेश व द्रव्यमान होते हैं किसके समान? इलेक्ट्रॉन के समान। किसके समान है? इलेक्ट्रॉन के समान। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के नहीं, प्रोटॉन के समान। इलेक्ट्रॉन के समान तो वो थे, किसके समान होते हैं ये? प्रोटॉन के समान होते हैं। ये किसके समान है? प्रोटॉन के समान होते हैं। है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पर चार्ज और मास जो होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? प्रोटॉन के समान क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं इनकी। मेसोन की बात करें तो मेसोन के खोजकर्ता मैंने आपको बता दिया। किस प्रकार के पार्टिकल हैं ये धनावेशित भी हो सकते हैं, ये ऋणावेशित भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? ये उदासीन कण भी हो सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है इनका कि ये किस तरीके के होंगे। लेकिन अगर इनके द्रव्यमान की हम बात करें तो इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान का बीच का होता है। कह सकते हैं लगभग कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना तक ज्यादा हो सकता है। इसका मेसोन की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, और ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल चार्ज के भी हो सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर बात करें इनके द्रव्यमान की तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच का कैसा होता है? द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य का। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य का होता है इनका, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है और प्रोटॉन से क्या होता है? कम होता है। कितना गुना? लगभग 200 गुना, मतलब 200 टाइम, 200 गुना। किससे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है? लगभग 200 टाइम्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और अब आते हैं बात किसकी? न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता वोल्फगैंग पाउली हो गया, और दूसरा कौन हो गया? एनरिको फर्मी। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इनका द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, निश्चित ही नहीं होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज की बात करें तो ये कैसे हो गए? ये हो गए उदासीन पार्टिकल्स। और अगर इनके द्रव्यमान की बात करें तो मैंने कहा इनका द्रव्यमान क्या होता है? इनका द्रव्यमान होता है बिल्कुल नगण्य, एकदम नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है? एकदम नेग्लिजिबल, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू जो है ना वो ही निर्धारित नहीं की जा सकती, इतना होता है ये। तो इस चीज को आपको क्या रखना है? याद। अब हमारे पास जो पार्टिकल्स होते थे वो हो गए ये वाले। अब सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? अभी मैंने कहा था परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा है। अब हम बात करेंगे परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है। तो लाइटेस्ट पार्टिकल जो होता है, सबसे हल्का कण, ये जो होते हैं परमाणु के सबसे हल्के कण हैं। आपको बोर्ड पे जो डिटेल्स लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको पता भी चल रहा है। ये क्या है? परमाणु का सबसे हल्का क्या होता है? कण होता है ये। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान क्या है इनका? नेग्लिजिबल, जिसको निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, इतना द्रव्यमान होता है इनका। तो इसलिए ये परमाणु के क्या हो जाते हैं? सबसे हल्के कण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करें एक और चीज की, जिसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल। परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल होता है किसी भी चीज को समझाने के लिए वैज्ञानिक जो हमको कोई प्रतिरूप देते हैं या कोई एक आइडियल चीज मान लेते हैं, वो क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। जैसे भाई मान लीजिए हमें बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का हम एक मॉडल बना लेते हैं कि इसमें ये कमरा होगा, ये साइज का होगा, यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ पे पूजा घर होगा,
ठीक है, यहाँ पे मेन एंट्री होगी, यहाँ पे कार पार्किंग होगा, तो वो क्या है, वो एक मॉडल है। घर बनेगा बाद में, पहले हमने उसका क्या बना लिया, एक नक्शा, एक प्रतिरूप हमने तैयार कर लिया, और उस प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है, मॉडल के नाम से। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने एटम जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी, और वो अलग अलग थ्योरीज जो दी गई, उन्हीं थ्योरीज को हम किस नाम से जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं। जिनमें सबसे पहला जो मॉडल दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहला आता है। एटॉमिक मॉडल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसकी बात करते हैं सबसे पहले, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ध्यान रखना, सबसे पहला परमाणु मॉडल जो है वो किसने दिया था, थॉमसन। सर्वप्रथम या प्रथम परमाणु मॉडल, प्रथम परमाणु मॉडल। किसी भी परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले हमारे सामने जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्रथम परमाणु मॉडल, जिसको हम किसी एक नाम से भी जानते हैं। और वो नाम क्या था, थॉमसन के परमाणु मॉडल का जो नाम था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम क्या था, तो इस मॉडल का नाम ध्यान रखना, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहा जाता है। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या होता है ये प्लम पुडिंग, इसी की बात करते हैं। प्लम पुडिंग, दो चीजें हैं इसमें। प्लम क्या है, प्लम तो होता है एक फल। प्लम तो क्या है, प्लम तो एक फल होता है। आप ऐसे मान सकते हो जैसे अपने यहाँ पे कौन होता है, सेब होता है, ऐसा एक फल मान सकते हैं हम। अमेरिका के अंतर्गत हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे कौन होता है, एक फल हो गया जिसको हमने सेब नाम दे दिया। वो लोग उनके वहां जो फल मिलता है उसको क्या नाम दे देते हैं, उसको वो नाम दे देते हैं, प्लम नाम दे देते हैं। और पुडिंग क्या होती है, पुडिंग है दोस्तों एक मिठाई। पुडिंग क्या होती है, पुडिंग एक मिठाई होती है। आप ऐसे मान सकते हो जैसे मिल्क केक आप कह सकते हो। तो पुडिंग क्या होती है, पुडिंग होती है एक मिठाई। तो दो चीजें होगी, फल और मिठाई। अब होता क्या है कि इसमें मिठाई जो होती है इसका तो बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, यानी कि जैसे कोई थाल जैसी स्ट्रक्चर ले लिया और उसमें इस पुडिंग को क्या कर दिया, फैला दिया। अब उसमें सजावट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब उसमें सजावट करने के लिए हम प्लम नामक जो फल होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर हम उसमें रख देते हैं। तो एक हो गया बड़ा एरिया, एक हो गया छोटा एरिया। और उस बड़े और छोटे एरिया के हिसाब से थॉमसन ने हमको किसके बारे में बताया था, परमाणु के बारे में। अब यहां पे देखना, आप इसको ऐसे कह सकते हो जैसे आप क्या करते हो, आप खीर बनाते हो। खीर के अंतर्गत मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, दूध का होता है। उसके अलावा उसमें चावल भी डाल देते हो आप, किशमिश डाल देते हो, खोपरा डाल देते हो। तो ये सब चीजें उसके अंतर्गत क्या है, पड़ी हुई होती है। तो एक बड़ा एरिया जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हो गया हमारे पास दूध। और बाकी की चीजें जो उसमें पड़ी हुई है उनको हम क्या मान लेते हैं, उनको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से जैसे कैसे बताया इन्होंने उसको देखिए आप। इन्होंने जो बताया वो कैसे बताया, इन्होंने कहा कि भाई ये एक थाल जैसी संरचना उन्होंने ले ली। यानी कि इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि ये एक थाल जैसी क्या होती है, संरचना होती है। और इसमें क्या मिलते हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। यानी कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज हेमिस्फीयर इन विच नेगेटिव चार्ज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन विच नेगेटिव चार्ज आर अनइक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लो भाई, ऐसा उन्होंने हमको बताया। अब उन्होंने साथ में और क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके बीच बीच में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कैसे बिखरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ये लीजिए जैसे यहां पे हो गया अनइक्वली। अनइक्वल क्या मतलब, सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं पर कम होते हैं और कहीं पर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इस तरीके से।
अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले तो आप बोल सकते हो कि जिस तरीके से पुडिंग मिठाई के अंतर्गत कौन होते हैं, प्लम नामक फल पाया जाता है। आप क्या कह सकते हो कि जैसे पुडिंग मिठाई के अंतर्गत क्या होता है, प्लम नामक फल होता है, उसी प्रकार परमाणु का सारा भाग कैसा होता है, धनावेशित, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से बिखरे होते हैं। अंग्रेजी में अगर हम इसको बोलेंगे तो कह दिया जाता है कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज हेमिस्फीयर इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। असमान रूप से क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो पुडिंग के हिसाब से बात की कि प्लम पुडिंग के हिसाब से बात करें तो क्या होता है कि जिस प्रकार पुडिंग मिठाई होती है, कौन होती है, पुडिंग मिठाई। अब पुडिंग मिठाई में ध्यान देना, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, अधिक क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, अधिक क्षेत्रफल है इसका। और इसमें कौन होते हैं, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं प्लम नामक फल। इसमें क्या है, प्लम नामक क्या होता है, प्लम नामक होता है फल। और इसको अपन क्या मान लेते हैं कि इसका एरिया जो होता है वो होता है कम। कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं ये, और कहीं पर क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है। अब बाद में उसने क्या किया, बाद में इसने पुडिंग मिठाई जो थी इसको तो क्या मान लिया, पुडिंग मिठाई को तो मान लिया इसने धनावेशित भाग। पुडिंग मिठाई को तो क्या मान लिया इन्होंने, पुडिंग मिठाई को तो इन्होंने मान लिया धन आवेशित भाग मान लिया। ठीक है। और प्लम नामक फल को इन्होंने क्या मान लिया, तो प्लम नामक फल को इन्होंने मान लिया ऋणावेशित या ऋणावेश। इसको उन्होंने क्या मान लिया, इसको उन्होंने मान लिया ऋणावेश। तो क्या कहा इन्होंने कि जिस तरीके से पुडिंग मिठाई के अंतर्गत प्लम नामक फल फैला रहता है, उसी प्रकार परमाणु जो होता है वो क्या होता है, एक धनावेशित भाग या गोला होता है, जिसमें ऋणावेश जो होते हैं वो असमान रूप से क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। तो सीधी सीधी लाइन क्या थी इनके मॉडल की, तो इनके मॉडल की सीधी सीधी लाइन में लिख देता हूं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या कहा इन्होंने कि परमाणु क्या होता है, परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है, परमाणु धन आवेशित क्या है, गोला। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन असमान रूप से बिखरे होते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होते हैं, असमान रूप से बिखरे होते हैं। ये बात इन्होंने कही, असमान रूप से क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। ठीक है भाई, ये लीजिए। अब इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो, इसकी तुलना आप अगर अन्य नाम आप इसका लिखना चाहो तो आप इसकी तुलना अन्य नाम में किससे कर सकते हो, आप इसको कह सकते हो तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हो। और आप इसको आसानी से देख लीजिए कि तरबूज में जो लाल भाग होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, और बीज जो होते हैं वो उसके बीच बीच में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बीच में कैसे होते हैं, बहुत ही कम, कहीं पर ज्यादा होते हैं और कहीं पर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको और जो नाम दिए गए वो क्या दिए गए, तरबूज मॉडल इसको हम बोल सकते हैं। गोंद रेजिन मॉडल भी हम इसको बोल सकते हैं, स्टार्च मॉडल के नाम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये मेनली जो नाम है वो याद रखना, तरबूज मॉडल। और एक और भी नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको कहा जाता है बूंदी का लड्डू मॉडल। क्या कहते हैं इसको, बूंदी का लड्डू मॉडल। अब आप सोचोगे सर वो कैसे, तो देखो आप, लड्डू जो होता है वो बूंदी का बना हुआ होता है, तो सारा जो एरिया है, मैक्सिमम जो एरिया है वो तो किसका है, बूंदी का है ना। और उसके बीच बीच में आप काली मिर्च इलायची डाल देते हो, या फिर कहीं आपने देखा होगा पीले रंग की बूंदियां होती हैं और दो दो चार चार बूंदी, लाल बूंदी और हरी बूंदी उसके बीच में आ जाती है। तो ये क्या हो गया, इसकी तुलना आप तरबूज मॉडल और साथ में किससे कर सकते हो, बूंदी के लड्डू मॉडल से कर सकते हो। लेकिन ये मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं था। क्यों नहीं था, इसकी कुछ कमियां रही। क्या कमियां रही, अगर हम उनकी बात करें तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी, थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी। थॉमसन मॉडल की कमियां, इसकी दो कमियां थी।
कि जब इसके आधार पर हम आगे रदरफोर्ड वाले मॉडल को देखते हैं तो ये उसकी व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाया। ये रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है उस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर पाया, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा ये। और अगर हम बात करें तो क्या है, एक ये रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग होता है, स्कैटरिंग, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन जो प्रयोग था, ये उसकी व्याख्या करने में भी क्या रहा, असफल रहा। ये दो बड़े रीजन रहे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए फिर हमारे पास अगला मॉडल आता है जो किसके द्वारा दिया गया था, जो रदरफोर्ड और उसके दो शिष्य जो थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उस मॉडल की चर्चा हम करेंगे दोस्तों कल की क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और क्लास का आनंद लीजिए। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।